हे हाय गाइस, दिस इज प्रकाश एंड यू आर वाचिंग इंस्टा गुरुजी। आज हम लोग देखना इस खास वीडियो में, और मैं अगर ये कहूँ कि इस खास सीरीज़ में हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे एमएससी फिजिक्स को लेकर। और एमएससी फिजिक्स के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियर पोर्शन बचता है, हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमें कुछ न्यूक्लियर डिटेक्टर्स है जो हमें पढ़ने होते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर और हमारी इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लोग देखो न्यूक्लियर को लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं और न्यूक्लियर डिटेक्टर्स उनको पढ़ेंगे। आज की इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखो न्यूक्लियर डिटेक्टर के अंदर जीएम काउंटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है। आपको मैं यहाँ पर पूरा बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। नोट्स जो मैं खुद यहाँ पर आपको हैंड रिटन, यानी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले, मैं खुद बोर्ड पे लिखूंगा। साथ साथ आप इसको वीडियो को पॉज करके उन नोट्स को स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आराम से उतार सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज समझना, आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखो जीएम काउंटर के बारे में क्या क्या सीखने वाले हैं। जीएम काउंटर की फुल फॉर्म क्या है, इसके बाद जीएम काउंटर का मेन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ट, उसकी अपन बात करेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन की हमें बात करनी है, इसके वर्किंग मैकेनिज्म की हमें बात करनी है। टाउनसेंड एवलांच किसे कहते हैं, जो उसके अंदर यूज होता है, उसकी हम लोग देखो डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही डेट टाइम है, क्वांचिंग है, कैरेक्टरिस्टिक जो उसका कर्व आता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। और साथ ही इस जीएम काउंटर के जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज है वो क्या है, उनकी भी देखो डिटेल से करेंगे चर्चा। अब कई बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है कि उनका मीडियम बीएससी तक तो रहा हुआ होता है, एकदम से बेसिक यानी हिंदी मीडियम हमारा रहता है जनरली, और इंग्लिश के अंदर हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं पूरी ट्राई करूंगा आपको एकदम कंप्लीटली इसको इस तरह बताने की, जिससे कि आपको यूँ लगे कि भाई ये वीडियो हमारे लिए। तो आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस टॉपिक को बड़े आराम से ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें। देखो क्या है आपका जीएम काउंटर। सबसे पहले देखो हम लोग बात करते कि भाई काउंटर कहते किसे हैं, न्यूक्लियर काउंटर, न्यूक्लियर डिटेक्टर होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हमें घर में किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, तो हम बच्चे को भेजते भी देख क्या कौन बोल रहा है, तो बच्चा बाहर जाके बता कहता है कि हाँ फलाने अंकल जी आए हैं। तो एक तरह से बच्चे ने डिटेक्टर का काम किया है, बच्चे ने वहाँ पे बाहर जाके देखा कि हाँ आवाज़ किसकी आई, तो एक कोई अंकल जी थे जो उनकी आवाज़ आई, तो बच्चे ने उनको पहचान लिया। ठीक उसी प्रकार से हमारा होता है डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स क्या करते हैं भाई, न्यूक्लियर डिटेक्टर की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर कोई न्यूक्लियर पार्टिकल होगा हमारे पास, वो न्यूक्लियर पार्टिकल नंबर के अंदर कितने हैं, यानी वो न्यूक्लियर पार्टिकल्स की, यानी जो आपके परमाणु या मैं अगर कहूँ नाभिकीय कण है, तो उनकी संख्या कितनी है, उनको काउंट करने के लिए जो डिटेक्टर्स हम लोग काम में लेते हैं, जो काउंटर्स हम लोग काम में लेते हैं, उनकी हमें यहाँ पर चर्चा करनी होती है। देखो जो हमारा जीएम काउंटर है, गैगर और मुलर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसको बनाया, और आगे हमने एक वर्ड लगाया है काउंटर। काउंटर मतलब काउंट करने वाला, 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है, लाख है, कितने हैं, तो काउंट करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं उस टर्म को हम लोग बोलते हैं काउंटर। जीएम काउंटर की हम बात करते हैं, बहुत ही शानदार सा काउंटर है, और शानदार होने के साथ साथ हमारी परीक्षा का बहुत एक बेहतरीन प्रश्न यहाँ से बनता है, तो हमें निश्चित तौर पर जीएम काउंटर को बहुत ढंग से समझना होगा। देखो क्या है जीएम काउंटर, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है, बहुत ही बेसिक सी एक ट्यूब है। इस ट्यूब की देखो खास बात क्या है, ये बनी हुई है कॉपर की। ये कॉपर की पूरी मेटालिक एक ट्यूब है जो अंदर से खोखली होती है, जिसको हम लोग होलो ट्यूब बोलते हैं। अभी मैं आपको कंप्लीट जो नोट्स है उनको भी यहाँ पर आपको लिख के प्रोवाइड करके बताऊँगा यहाँ पे, और हम लोग भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी होलो कॉपर ट्यूब है, इस कॉपर ट्यूब के बीचों बीच हमने एक यहाँ पे वायर लगा रखा है, इस वायर को हमने अटैच कर रखा है। अब ये किस तरह से काम करता है, यहाँ पे नीचे एक आपको बैटरी दिखाई दे रही है। ये जो बैटरी है एक काफ़ी हाई पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर हमने लगा रखी है। आपको यहाँ पे देखो मैंने लिख के भी दे रखा है, 1000 to 3000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इसके एनोड और कैथोड के बीच में होता है। अब हमने इसको हमारे इस कॉपर ट्यूब के साथ में कैसे अटैच कर रखा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जो हमारी होलो कॉपर की ट्यूब है, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के जोड़ रखा है, और जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, वो देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस से क्रॉस होता हुआ यहाँ पर पहुँचता है। अब यहाँ पर देखना, जो दो हमने प्लग्स लगा रखे हैं, ये वास्तव में इंसुलेटिंग प्लग है। इंसुलेटिंग प्लग इसलिए ताकि हमारे जो बीच में वायर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि टंगस्टन का बना हुआ है, टंगस्टन को हम W से लिखते हैं, केमिस्ट्री का एक सिंबल है W से, जिसको अपन टंगस्टन को लिखते हैं। ये टंगस्टन का देखो बना हुआ हमारे पास एक वायर है, तो ये हमारे इस कॉपर ट्यूब के साथ कांटेक्ट में न रहे, इसलिए हम लोग इंसुलेटिंग प्लग लगाते हैं। और ये जनरली जो इंसुलेटिंग प्लग है ये हमारे एबोनाइट के बने होते हैं। अब ये बीचों बीच जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, बहुत ही पतला सा एक वायर होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में मैंने थोड़ा सा मोटा इसको दिखाने की कोशिश की, आप भी एग्जाम में इसको थोड़ा सा मोटा बनाए, क्योंकि बहुत शानदार यहाँ पे क्रियाविधि होती है। इसकी पूरी मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे तो हम समझेंगे कितना शानदार ये काम करता है, तब अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो आपका वायर है, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो देखना किस प्रकार से तैयार हुआ, कि जो हमारी कॉपर की होलो ट्यूब थी वो तो हमारी बन गई कैथोड, जो नेगेटिव पोर्शन था उसको हम कैथोड बोलते हैं, और जो हमारा ये टंगस्टन का वायर है ये हमारा एज ए एनोड यहाँ पे काम कर रहा है। अब देखना, ये जो हमारी होलो कॉपर की ट्यूब है, क्या ये खाली रहेगी?
नहीं, इसके अंदर हम लोग एक गैसियस मिक्सचर भरते हैं और वो गैसियस मिक्सचर किस चीज़ का बना होता है। देखो 90% इसके अंदर हम लोग डालते हैं आर्गन, जो कि एक इनर्ट गैस होती है, आप सभी को पता है। इसके अंदर हम लोग 90% तो बढ़ते हैं आर्गन गैस, और साथ में 10% इसके अंदर जो आपके एथेनॉल होता है, जिसको कि आप दारू भी कहते हो, तो वो यहाँ पे है, लेकिन उसकी वेपर है यहाँ पे, उसकी वाष्प जो है ना, उसको हमने इसके अंदर मिक्स कर रखा है। अब देखना, ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। बाहर हमने जो आपका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जिसको कि मैंने यहाँ पे लिखा 100 मेगा ओम का, यानी ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको हमने यहाँ पे लगा रखा है। अब नीचे देखना, ऐसे कि पैरेलल के अंदर हमने यहाँ पर एक, आपको मैंने नीचे लिख के दिखा रखा है, एम्पलीफायर और डिटेक्टर। देखो एम्पलीफायर क्या करेगा, जो आपके वीक सिग्नल मिलेगा उस वीक सिग्नल को थोड़ा सा एनहेंस करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक पल्स डिटेक्टर, यानी जो हमारे काउंट होंगे, हमारा देखो मेन काम क्या है, काउंट करना। तो हमारे कितने यहाँ पे न्यूक्लियर पार्टिकल आए, उनको जब अपन काउंट करेंगे तो उन काउंट को ये इस तरह से जो पल्स है उनकी फॉर्म में हमें काउंट करके बताएगा। तो ये तो था हमारा पूरा पूरा डायग्राम भी किस तरह से हमने इसको बना रखा। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा आपसे इस जीएम काउंटर के प्रिंसिपल की। तो देखो जीएम काउंटर का प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है। होता क्या है वास्तव में कि एक आपके न्यूक्लियर पार्टिकल, मान लो न्यूक्लियर पार्टिकल है कोई, वो इस तरह से आया, इस ट्यूब के अंदर एक न्यूक्लियर पार्टिकल आ गया। आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर पार्टिकल के फॉर्म में कौन कौन आ सकता है, अपन बात भी करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अंदर, कि अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, आपके पास अगर कोई दूसरा चार्ज न्यूक्लियर पार्टिकल है तो वो हो सकता है। तो इस तरह के जो पार्टिकल है जब आते हैं, चूंकि इनके पास देखो होती है एनर्जी, तो उस एनर्जी से क्या होगा, यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर जो आपके पास आर्गन गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर ये जाके गिरेंगे, इंसिडेंट होंगे। और आप सभी को पता है अगर भी इनके पास एनर्जी है और वो एनर्जी इतनी पर्याप्त है कि यहाँ पर जो आर्गन के मॉलिक्यूल्स है उनके जो आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर अगर ये एनर्जी गिर जाए और उस एनर्जी को ये एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज हो जाएं, तब क्या होगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो सपोज करते हैं यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, और जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, आप सभी को पता है कि आर्गन का एक पॉजिटिव आयन यहाँ पे बन जाएगा, तो एक कोई पॉजिटिव आयन है वो भी जनरेट हो गया। ऐसा होता है, सिंपल सी बात है। अब देखो होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, चूंकि यहाँ पर एनोड और ऊपर आपने देखा कैथोड, तो एनोड और कैथोड के बीच में बहुत ही ज़्यादा हैवी पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा रखा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा क्या कि भाई ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इस पॉजिटिव वाली एनोड की तरफ जाने के लिए एक एक्सेलरेशन लगेगा, एक एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा, जिससे ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आना चाहेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा वैसे क्या होगा भाई, इसके रास्ते में देखो बहुत सारे और अदर आर्गन के आइटम्स है, तो वो भी इससे क्या होंगे, लगातार इससे टकराएंगे और टकराकर जो एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हो सकता है कि ऐसे और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए। जब वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचते एनोड के ऊपर, तब आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन भी एनोड के ऊपर पहुँचेंगे तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होते ही यहाँ से एक एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कि हम लोग डिटेल से जो उसकी वर्किंग मैकेनिज्म आएगी उसके अंदर हम लोग समझेंगे, बहुत डिटेल से आपको इसको बताऊंगा, पूरा अपन डायग्राम सिस्टमेटिकली इसको बनाकर समझेंगे। तो हमारा मेन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, उस प्रिंसिपल को आपको देखो समझाने जा रहा था कि जब आपके पास कोई एक एनर्जी का पार्टिकल आता है और वो यहाँ पर पहले से उपस्थित पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होकर अपनी एनर्जी उसको रिलीज कर देता है, तब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स होंगे ये फर्दर आयनाइजेशन करेंगे। यहाँ पर ये तो हुआ था प्राइमरी आयनाइजेशन, यानी प्राथमिक एक तरह से आप कह सकते हो आयनीकरण हुआ था। अब ये क्या करेगा, आने वाले जो दूसरे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होंगे उनको भी आयनाइज कर देगा, तो यहाँ पे एक सेकेंडरी आयनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से लगातार यहाँ पे आयनाइजेशन होता रहता है। तो बेसिक्स इसका ये प्रिंसिपल है, लेकिन आप इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो वो मैं आपको भी बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ। सो जो उसका प्रिंसिपल होगा हमारा वो क्या होगा, देखो एक बार इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासिंग थ्रू अ गैस आयनाइजेस इट, the ion pairs so produced during ionization gets accelerated under a potential difference and produces further ionization। बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर हमने इसका प्रिंसिपल लिखा, वो छोटा सा इसका प्रिंसिपल है। क्या कहते हैं, दोबारा आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपका कोई चार्ज पार्टिकल आता है किसी गैसियस मीडियम के अंदर, तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं या गैस के जो एटम्स होते हैं उनको ये क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। अब ये जो आयनाइजेशन हुआ, इससे जो आपको एक आयन मिलेगा या फिर जो आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, देखो हमने कहा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू अ गैस आयनाइजेस इट, द आयन पेयर सो प्रोड्यूस्ड,
आयन पेयर का मतलब क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव आयन हमारे यहाँ पे निकला है, तो ये जो एक आयन पेयर हमारे यहाँ पे बनाया है, द आयन पेयर सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग आयनाइजेशन गेट्स एक्सेलरेटेड अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में लगा रखा है, तो ये एक्सेलरेटेड होगा और ये क्या करेगा, जो फर्दर आयनाइजेशन है उसको ये प्रोड्यूस करेगा। तो जब फर्दर आयनाइजेशन होगा तो यहाँ पर अपन को बहुत सारे आयंस मिलेंगे। ये बेसिकली इसका एक क्या है, नॉर्मल सा प्रिंसिपल है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी के अंदर इसको उतारें जरूर। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे। देखो बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको शुरुआत के अंदर सब कुछ बता दिया। अब उसको लिखना कैसा है नोट्स के फॉर्म में, वो अपन देखो देखते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, द कंस्ट्रक्शन मैनली कंसिस्ट ऑफ द जीएम ट्यूब विच इज अ होलो सिलेंड्रिकल कॉपर ट्यूब। ठीक है, जीएम ट्यूब क्या है, कुछ भी नहीं, इट इज जस्ट ओनली अ कॉपर ट्यूब है ना, सिलेंड्रिकल खोखली अंदर से बेलनाकारी कॉपर की ट्यूब है। द जीएम ट्यूब इज फिल्ड विद द गैसेस मिक्सचर विच इज 90% आर्गन गैस एंड 10% एथेनॉल वेपर। यानी 10% तो एथेनॉल के अपन इसके अंदर वेपर डालेंगे और जो 90% इसका हिस्सा होगा गैसेस मिक्सचर का, वो हमारी आर्गन गैस होगी, जो कि एक इनर्ट गैस है। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द ट्यूब देयर इज अ टंगस्टन वायर, डब्ल्यू मीन्स टंगस्टन हियर। तो यहाँ पर एक टंगस्टन का वायर है जो हमने इस कॉपर ट्यूब के बिल्कुल मध्य में या बिल्कुल मिडिल में हमने लगा रखा है। अब बैटरी विद हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड एज शॉन, यानी जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में देखो रिप्रेजेंट मैंने कर रखा है, एक जो बैटरी है वो अपन ने हाई पोटेंशियल डिफरेंस की जो बैटरी वो हमने यहाँ पे इसमें लगा रखी है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, अ लोड रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज, एन एम्पलीफायर एंड पल्स डिटेक्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस। यानी ये जो हमने यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसको कि हमने 100 मेगा ओम्स का बता रखा है, ये हमने जोड़ रखा है और इसके बिल्कुल से पैरेलल के अंदर हमने एम्पलीफायर और पल्स डिटेक्टर है उसको लगा रखा है। तो ये है मेरे प्यारे साथियों जिसकी मेन कंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जाम में लिखनी है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें ताकि अपन आगे बढ़ सकें। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी जीएम ट्यूब है इसकी वर्किंग या फिर इसकी मैकेनिज्म वो कैसे काम करती है। शुरुआत में हालांकि मैंने आपको देखो इसको पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन एक बार हम ये देखते हैं कि आप एग्जाम में इसकी वर्किंग या मैकेनिज्म को कैसे लिख कर आएंगे। देखो बहुत ही सिंपल सी, एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा और बीटा एंटर्स इन द जीएम ट्यूब, इट बेसिकली लीड टू आयनाइजेशन। सिंपल सी बात है, जब भी कोई अल्फा या बीटा पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज न्यूक्लियर पार्टिकल यहाँ पर एंटर करेगा तो यहाँ पे जो पहले से मौजूद गैस है उसका आयनाइजेशन करेगा। मतलब क्या है, अर्थात द electrons in the outermost shells in the atom absorbs the energy and becomes free। जो आपके outermost shell के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से वो फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, लीडिंग द क्रिएशन ऑफ अ पॉजिटिव आयन एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी जब वो वहाँ से फ्री होते हैं तो वहाँ पे सीधी सी बात है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जनरेट होगा और साथ ही साथ एक वहाँ पे पॉजिटिव आयन है वो भी जनरेट होगा। ठीक है, नाउ दीज चार्ज पार्टिकल्स विल एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूव्स टू देयर रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री होंगे तो वहाँ पे एक पॉजिटिव आयन भी जनरेट होगा। अब चूंकि यहाँ पर एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लगा रखा है, तो इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, जो हमारा पॉजिटिव एनोड है इसकी तरफ, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या फिर मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव जो हमारा आयन है वो किसकी तरफ एक्सेलरेशन फील करेगा, जो हमारी कॉपर ट्यूब है जो कि कैथोड का काम कर रही है, तो इसकी सरफेस की तरफ हमारा पॉजिटिव आयन जो है वो मूव करेगा या गति करेगा। अब देखो आगे हम लोग इसमें क्या बताते हैं, respective terminals. During this motion, electron transfers its energy to the existing charged particles, which will lead to the further ionization. अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये जब आगे की ओर गति करेंगे, यानी मोशन यहाँ पे होगा, इनका एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, तो एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन से वो अपनी एनर्जी वो ट्रांसफर करेंगे जो आपके फर्दर यहाँ पे पहले से मौजूद आपके आयन सब उनको। तो जैसे वो एनर्जी इनको ट्रांसफर होगी तो उस एनर्जी के कारण क्या होगा, यहाँ पे फर्दर आयनाइजेशन क्रिएट होगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी आयनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अब आगे हम लोग देखो बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी एनर्जी वो एग्जिस्टिंग चार्ज पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर दी, सो विच विल लीड टू द फर्दर आयनाइजेशन एंड दिस प्रोसेस continuously goes on and the large number of excited ions created. This large chain ionizing effect is known as the Townsend avalanche effect. सो टाउनसेंड एवलांच इफेक्ट, जिसको कि मैंने आपको शुरुआत जो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसके अपन कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले, तो वहाँ पे एक नाम आया था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो था यही टाउनसेंड एवलांच इफेक्ट। तो टाउनसेंड एवलांच इफेक्ट बेसिकली कुछ भी नहीं है और इसके अंदर सिंपल सी भाषा में अपन क्या कहते हैं कि जब यहाँ पर एक आयनाइजेशन हुआ और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की हाई इंटेंसिटी के कारण और फर्दर आयनाइजेशन इंक्रीज हुआ, तो उससे यहाँ पे बहुत सारे जो आयन्स हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं। कैसे, अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के भी बताऊंगा। तो ये जो एक चेन यहाँ पे बनती है कि यहाँ पे फर्दर आयनाइजेशन होता रहेगा, आगे से आगे जो आयनाइजेशन है बढ़ता रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एक पूरी चेन बन जाएगी और एक पूरा एवलांच इफेक्ट अपन को दिखाई देगा। एवलांच इफेक्ट क्या होता है, अपने क्लास 12 में भी इसको पढ़ रखा है। इस खास एवलांच इफेक्ट को हमने एक नाम दिया है और वो नाम क्या है यहाँ पे, टाउनसेंड एवलांच इफेक्ट।
तो ये होता है हमारा मैकेनिज्म या फिर वर्किंग इसकी जो है, जो हमें एग्जाम में लिखनी होती है। बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन लोग आगे बढ़ सकें। सो हमारी जो वर्किंग और मैकेनिज्म है उसके अंदर हमें और क्या इसके अंदर देखो ऐड करना है, उसकी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। जो हमारा पहले हमने लिखा था वो तो है ही, उसके बाद व्हेन द इलेक्ट्रॉन रीचेस टू द एनोड दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनोड एंड पासेस थ्रू लोड रेजिस्टेंस एंड फाइनली रीचेस टू द कैथोड। देखो बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयनाइज होता जैसे एनोड के पास पहुंचेगा तो एनोड इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से फ्लो करेगा, जो आपको पता है सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की है वो कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है। अब इलेक्ट्रॉन जो है तो पॉजिटिव टर्मिनल से देखो चलता हुआ ये कहाँ पे जाएगा, ऐसा होता हुआ हमारे जो ये आपका एनोड है वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी कैथोड जो हमारा है, ये आपकी जो ट्यूब है वो तो कैथोड का काम कर रही है, लेकिन जो बीच में हमारा टंगस्टन का वायर है, इस टंगस्टन के वायर द्वारा हमारा इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व होगा जो कि खुद एनोड है। तो इस एनोड से होता हुआ मतलब यहाँ पे कहाँ तक पहुँचेगा, हमारे इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर यहाँ से होता हुआ हमारे कैथोड तक पहुँच जाएगा। अब देखो कैथोड में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे, ये पूरी सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो ठीक वैसे आपको देखो पॉजिटिव आयन तो यहाँ पे भी मिलेगी। यहाँ पे चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव आयंस है, क्योंकि आपको पता है कैथोड की जो ट्यूब है हमारी, इस ट्यूब के पास पॉजिटिव आयंस आकर्षित होंगे, और जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अंदर जाएंगे तो उनको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक पॉजिटिव आयन दिखेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के संपर्क में आएगा तो फिर से हमारा जो एटम है वो बिल्कुल से बैलेंस हो जाएगा, उसके अंदर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा, पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर बात करें भाई, AR पॉजिटिव बना था, इस आर्गन ने अपना एक प्रोटॉन जो अपना एक इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज किया था। अब जैसे इसको ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे घूमता हुआ आता हुआ मिलेगा तो वापस से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करके फिर से ये उदासीन बन जाएगा, फिर से न्यूट्रल बन जाएगा, तो हमारा आर्गन का एटम फिर से तैयार हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन आयन रिकॉम्बिनेशन। तो यही देखो हमने यहाँ पर लिखा है, when the electron reaches to the anode they are absorbed by anode and passes through load resistance and finally reaches to the cathode. There they recombine with the positive ions. सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाएंगे। हैंस द सेटअप ब्रिंग्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। देखो पहले शुरुआत में भी क्या था, जब तक हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल नहीं आया था, कोई चार्ज न्यूक्लियर पार्टिकल नहीं था, तब भी हमारा पूरी तरीके से अंदर एकदम न्यूट्रल सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे हमारे चार्ज पार्टिकल आए तो इसने यहाँ पर आयनाइजेशन को यहाँ पर प्रोड्यूस करवाया। जैसे यहाँ पे आयनाइजेशन प्रोड्यूस हुआ तो इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे यहाँ पे फर्दर आयनाइजेशन हुआ और ये पूरी प्रोसेस हुई। लेकिन जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता हुआ आकर इस हमारे पॉजिटिव आयन के साथ में रिकम्बाइन हो चुका, तो रिकम्बाइन होते ही हमारी ये जो सेम प्रोसेस जो पहले थी इस आयन के आने से पहले, ठीक उसी स्टेट के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो लौट कर आ चुका। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, हैंस द सेटअप ब्रिंग्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो इसके ओरिजिनल स्टेट थी उसके अंदर आ गया। दिस होल प्रोसेस क्रिएट वन काउंट इन द काउंटर। यानी ये जो अभी तक हमारी पूरी प्रोसेस हुई ना, कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल आया, उसने यहाँ पे आयनाइजेशन को प्रोड्यूस करवाया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर वो यहाँ पे हमारे पास एनोड के पास पहुँचा और यहाँ से घूमता हुआ वापस जाके रिकम्बाइन हुआ। इसको हम लोग हमारे काउंटर के अंदर जब देखते हैं तो इसको ये वन काउंट बताता है। यानी ये इतना जो टाइम इसने लगाया है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, इसको ये कितनी बार काउंट करेगा, इसको हमारा काउंटर जो है वो वन काउंट करके हमें देगा। यानी इस पूरी होल प्रोसेस को हम लोग वन काउंट बोलेंगे। फिर देखो आगे बात करते हैं, दिस प्रोसेस टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो अदर पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। दिस टाइम पीरियड इज नोन एज डेड टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस न्यूक्लियर पार्टिकल के कारण आयनाइज हुआ था या बाहर निकला था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके फिर से रिकम्बाइन होने तक कुछ थोड़ा सा एक टाइम लगता है। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर मान लो कि कोई दूसरा न्यूक्लियर पार्टिकल यहाँ पे एंटर होता है तो उसको हमारा डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो ये जो इतना टाइम है बीच का, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड टाइम। तो डेड टाइम किसको कहेंगे कि भाई वो समय जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आयनाइज होने के बाद वापस से रिकम्बाइन होता है, ये इस बीच का जो समय है, इतने समय के अंदर हमारा जो डिटेक्टर है वो डेड होता है, मर जाता है। इसको पता नहीं चलता कि और कोई यहाँ पे न्यूक्लियर पार्टिकल है वो आया है कि नहीं आया। तो इस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड टाइम बोलते हैं। अब देखो आगे इसके अंदर हमें और क्या बात करनी होती है, उसको हम लोग आगे फटाफट देखते हैं। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लें ताकि आपको लिखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में आपको आसानी रहे। सो उतने मैकेनिज्म लिखने के बाद हमें कुछ और बातें हैं जो मैकेनिज्म के अंदर ऐड करनी चाहिए, वो क्या है देखो फटाफट उनको देखते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विद द पॉजिटिव आयन इट लूजेस इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई
एक्साइटेड स्टेट के अंदर पार्टिकल है, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर जाता है तो जाहिर सी बात है अपनी एनर्जी को उसको रिलीज़ करना ही करना पड़ेगा। अब वो जो एनर्जी को रिलीज़ करता है वो हो सकता है किसी अलग अलग फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के साथ में रिकम्बाइन होता है तब अपनी इस एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में ट्रांसफर करता है ना, फोटोन के फॉर्म में इसको इमिट करता है। तो इसलिए हमने लिखा व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विद द पॉजिटिव आयन इट लूजेस इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। दिस फोटोन कैन लीड टू फर्दर आयनाइजेशन। अब देखो फिर से वही समस्या हो सकती है, जैसे हमारा यहाँ पे एक न्यूक्लियर पार्टिकल आया था, चार्ज पार्टिकल था, इसने यहाँ पे आयनाइजेशन को प्रोड्यूस करवा दिया था। क्या ऐसा संभव है कि जो फोटोन इनके रिकॉम्बिनेशन से रिलीज होगा वो फोटोन यहाँ पे फर्दर आयनाइजेशन करवा सकता है? हम कहते हैं हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब हम देखो क्या कहेंगे, दिस फोटोन कैन लीड टू फर्दर आयनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर जीएम ट्यूब, सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट टू डू सो, यानी हमें इसको रोकना पड़ेगा कि ऐसा न करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो वी नीड क्वेंचिंग, इसके लिए हम इसकी क्वेंचिंग करेंगे। अब क्वेंचिंग क्या होती है, किस प्रोसेस को हम लोग क्वेंचिंग कहते हैं, इसकी देखो हम लोग चर्चा भी करते हैं। सो वी नीड टू डू क्वेंचिंग, फॉर दिस वी मिक्स 10% एथेनॉल विद आर्गन गैस। मैंने शुरुआत में आपको ये बताया कि जो हमारी जीएम ट्यूब है, इस जीएम ट्यूब के अंदर हमारे पास 90% तो आर्गन है, पर 10% जो हमने यहाँ पे अल्कोहल के वेपर का यूज़ किया है वो क्यों किया, इसका रीज़न हमारा क्या है कि जो हमारा अल्कोहल है ये इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इस फोटोन की एनर्जी को ये हमारा अल्कोहल की वेपर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी तो इस एनर्जी का यूज़ ये अपने रूप के अंदर किसी में कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ये फर्दर आयनाइजेशन को नहीं होने देगी। इसलिए देखो हमने यहाँ पे आगे क्या लिखा है, so we need quenching, for this we mix 10% ethanol with argon gas so that the emitted photon will be absorbed by the alcohol molecules and uses the energy in the form of either वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। मतलब ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसको ये यूज़ कर सकता है या तो वाइब्रेशन करके या फिर जो रोटेशनल मोशन होती है उसके अंदर यूज़ हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारा इमिटेड फोटोन है ये यहाँ पे फर्दर आयनाइजेशन को प्रोड्यूस नहीं होने देगा। अगर यहाँ पे फर्दर आयनाइजेशन नहीं होगा तो हमारा ये जो जीएम ट्यूब है, ये जो हमारा जीएम काउंटर है, ये बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क करेगा। और अगर प्रॉपर्ली वर्क करेगा तो जो हमारे यहाँ पे काउंट होगा, जिसको कि हम 1 काउंट 2 काउंट 3 काउंट जितना भी हमारा काउंट है वो बिल्कुल से एकदम जो एक्यूरेट वैल्यू हमारे आने चाहिए वो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। अदरवाइज ये फिर थोड़ा सा सिस्टम को हमारे नॉइजी बना देगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये था हमारा वर्किंग और मैकेनिज्म, जिसको कि हम लोगों ने देखा अभी, काफ़ी एक बड़ी मैकेनिज्म है इसकी और काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। अब आगे की जो बातें हैं इस टॉपिक के अंदर, जीएम ट्यूब के अंदर या जीएम काउंटर के अंदर, उनको हम आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर ऐसा है तो आप कुछ इसमें नीचे मुझे करके बता सकते, कमेंट लाइक जो भी आप करना चाहें। थैंक यू।